हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी बेटा। जैसा कि आपको पता है, लेक्चर नंबर 17 तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक का डिस्कशन कर लिया। 1 से लेकर किसका डिस्कशन कर लिया? 18 तक क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया। आज बेटा हम लेक्चर नंबर 18 में क्वेश्चन मतलब इस एक्सरसाइज 9A के जो बचे हुए सवाल हैं उन सभी सवालों का डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करते हैं जो आपको सवाल पढ़ाए जा रहे हैं हमारे द्वारा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे बेटा। हमारा प्रयास ये रहता है कि थोड़ा सा समय ज़्यादा लगे लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आप जब कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो यूट्यूब क्या करेगा? हमारी वीडियो को रिकमेंडेड करेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बेटा ये आपके लिए तो एक सब्सक्राइब बटन ही है, सब्सक्राइब कर दिया, लेकिन ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का कार्य करता है। चलिए बेटा ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सवाल को फिल करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारी टैगलाइन ही है कि हर चीज़ को एक मक्खन माफिक बना देना। तो उस मक्खन माफिक बना देना तो हर सवाल को बहुत डेप्थ में चलते समझते हैं हम लोग। हर एक सवाल को हम बहुत जल्दी स्किप नहीं करते हैं। चलिए बेटा ज़्यादा देर नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 19 जैसा कि आपको राइट साइड में स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी देखता है को 30 डिग्री का अनुमान कोण तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 डिग्री का अनुमान कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पनडुब्बी और युद्धपोत के क्या ज्ञात कीजिए बेटा? बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान समझते हैं। 1000 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या उड़ रहा है? 1000 मीटर की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज उड़ रहा है। ठीक है, उड़ रहा है 1000 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या उड़ रहा है? तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज उड़ रहा है। अब जब हवाई जहाज में कोई एक व्यक्ति बैठा है, ऊपर टॉप में एक व्यक्ति बैठा है, टॉप में उसने नीचे देख रहा। भैया हमने आपको बताया था आपकी मम्मी बालकनी में खड़ी है। जब आपकी मम्मी आपकी बालकनी में खड़ी, जब आप अपनी मम्मी को देख रहे हैं नीचे से ऊपर, आप मदर को देख रहे हैं, आप अपनी मम्मी को देख रहे हैं, तो आपकी आंख ने एक कोण बनाया। उस कोण को हमने नाम दिया था उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन सपोज दैट आपकी इस बार आप नहीं देख रहे हैं अपनी मां को, आपकी मां आपको देख रही है, तो आपकी मां हो गई टॉप में और आप हो गए डाउन में। तब भी आपकी मां की आंख के द्वारा एक कोण बनेगा, उस कोण को कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण कहेंगे। तो बेटा 1000 मीटर की ऊंचाई पर एक कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, प्लेन। अब प्लेन में एक आदमी बैठा है, तो प्लेन में जब आदमी बैठा तो वहां से उसने देखा तो एक और उसको क्या दिखा? युद्धपोत, और एक और उसे क्या दिखा? पनडुब्बी दिखा। तो भैया टॉप में डाउन में देख रहा, टॉप से किस तरह देख रहा? डाउन की ओर देख रहा। जब टॉप से डाउन की ओर देखेगा ना तो कौन सा कोण बनेगा? तो अवनमन कोण बनेगा। बस यही तो समझना था। अब 1000 मीटर की ऊंचाई पर कोई व्यक्ति उड़ रहा था। ठीक है, लाइन सीधी कर लेते हैं। 1000 मीटर, चलिए 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, अब ये 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब 1000 मीटर की जब ये ऊंचाई पर उड़ रहा है तो जब ये एक ओर देखता है तो इसको क्या दिखता है? एक ओर देखने पे इसको पनडुब्बी दिखती है। क्या दिखती है बेटा? पनडुब्बी दिखती है। यहाँ पे इसको क्या दिखता है? पनडुब्बी दिखती है। पहले इसको क्या दिखती है? शत्रु की पनडुब्बी दिखती है। ठीक है, पनडुब्बी दिख गई, पनडुब्बी दिख गई बेटा। अब फिर ये देखता है तो इसको एक युद्धपोत दिखती है। क्या दिखती है बेटा? युद्धपोत दिखती है। युद्धपोत, युद्धपोत। ठीक है, युद्धपोत दिख गया। अब जब युद्धपोत देखता है तो ये अवनमन कोण देख रहा है, मतलब ऊपर से अप से डाउन देख रहा है। तो अप से डाउन देखेगा तो बेटा ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये जेड की आकृति बन रही। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये बेटा 30 है तो ये भी कितना हो गया? 30 है। अब ये क्या है? तो ये 45 डिग्री देखा है,
उसने अवनमन कोण कितने 45 डिग्री, तो ये कितने डिग्री हो जाएगा बेटा 45 डिग्री हो जाएगा। कितने डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कि अवनमन कोण पर है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पनडुब्बी और युद्धपोत के क्या ज्ञात कीजिए, बीच की दूरी। तो इसको हम माने ले रहे हैं x। क्या माने ले रहे हैं बेटा x। ठीक है, अब इसको x मान लिया, आगे वाली दूरी को हमने क्या मान लिया, तो आगे वाली दूरी को मान लिया हमने y मान लिया। क्या मान लिया बेटा, y मान लिया। अब नामकरण कर देते हैं a b c और d, a b और c d। अब यहां पे लिखते हैं माना पनडुब्बी और पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी, युद्धपोत के बीच की दूरी क्या मान लिया बेटा x प्लस वाई मान लिया। तो हमसे सबसे पहले क्या करना है, x प्लस वाई का आपको मान निकालना है। x प्लस वाई का क्या निकालना है, तो x प्लस वाई का मान निकालते हैं। तो एक सबसे पहले त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ACB में लगा देंगे बेटा टेन थीटा। क्या लगा देंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार। लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। लंब अपना कितना दिया है, तो लंब दिया है बेटा 1000। लंब कितना दिए हैं 1000। आधार कितना दिए हैं, तो आधार आपको दिए हैं x और थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू है अपने पास 30 डिग्री। और टेन 30 का मान कितना होता है, तो 1 बटे में 3 √3 1000। अब बटे में क्या हो गया x, तो x बराबर में कितना हो गया, तो x बराबर में हो गया 1000 √3। ये बना लेते हैं समीकरण 1 बना लेते हैं। ये तो बेटा हमें आ गई वैल्यू किसकी, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास x की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें बेटा y का भी मान निकालना है। तो अब क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ACD ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ACD दिख रहा है बेटा, ACD लगा देंगे। इसमें भी बेटा टेन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है बेटा, आधार होता है। अब अपने पास लंब कितना है, तो अपने पास लंब है बेटा 1000। लंब कितना है 1000 और आधार कितना है y, और थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। कितनी है बेटा 45 डिग्री। अब टेन 45 का मान होता है 1, तो 1000 और बटे में क्या हो जाएगा y, तो y बराबर में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। बना लेंगे समीकरण 2। अब कुछ नहीं करना, समीकरण एक में 2 को हम क्या कर देंगे, तो समीकरण 1 में 2 को हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 में 2 को जब जोड़ देंगे तो x प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा 1000 प्लस 1000 √3 हो जाएगा बेटा। क्योंकि बेटा ये दूरी x से LHS में जुड़ेगा, RHS में जुड़ेगा। 1000 कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा 1000 जैसे ही कॉमन करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, 1000 कॉमन कर लेंगे तो अपने पास बचा 1 प्लस √3 1 प्लस में √3 हो गया। ठीक बेटा, मीटर हो गया। ठीक, यही तो ज्ञात कर रहे थे अवनमन कोण। एक मिनट, पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी, तो अतः अभीष्ट दूरी यहाँ पे लिखेंगे। अतः अभीष्ट मतलब बेटा जो पूछा गया है, अतः अभीष्ट दूरी बराबर कितना आ गया, 1000 1 प्लस का √3 मीटर आ गया। ठीक बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेटा आपको कुछ नहीं करना, बस 2 ही कोण को तो समझना, एक उन्नयन कोण और दूसरा किसको समझना, अवनमन कोण को समझना। अगर उन्नयन कोण आपको समझ में आ गया, अवनमन कोण समझ में आ गया, तो ये चैप्टर बहुत हार्ड नहीं है। अगर आप हार्ड बना रहे हैं इसको तो फिर बेटा आप में दिक्कत है। ये बहुत सरल और ईजीएस्ट चैप्टर है। चलिए क्वेश्चन नंबर समझते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 19 था। आप क्वेश्चन नंबर क्या समझते हैं, तो क्वेश्चन नंबर समझते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 20 जैसा कि आपको राइट साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु हैं। मीनार की सरल रेखा में, मीनार की सरल, ये मान लेते हैं कोई मीनार है। ठीक है, ये अपने पास एक मीनार है। अब मीनार से जब हम देखते हैं तो मीनार से सरल रेखा पर 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, मान लेते हैं A है, और एक बिंदु 9 मीटर की दूरी पर उसको हम मान लेते हैं B है। लेकिन बेटा मीनार के पाद बिंदु से ही है, यही तो समझना है।
इस सवाल में यही अगर समझ गए तो सवाल कठिन नहीं है, सवाल है बहुत सरल, बस समझने का आपका फेर है। अगर समझ गए, आपकी अप्रोच अच्छी हुई, अगर आपको सवाल समझ में आ जाता है तो 50% सवाल आपका वहीं हो जाता है। अगर सवाल समझ में नहीं आता तो फिर पेन कॉपी चलाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, रीड करने के बाद एनालाइज करो, एनालाइज करने के बाद सवाल को तब करना स्टार्ट करो। आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर डालें और स्टार्ट कर दिए तो फिर आने वाला नहीं बेटा, फिर आपको मैथ आने वाली नहीं। आप सवाल को समझने, अंडरस्टैंडिंग को, कहना क्या चाह रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या गिवन है और क्या हमसे पूछ रहा है, बस ये अगर आपको समझ में आ जाए तो सवाल समझने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो बेटा ये याद रखेंगे, ये 4 मीटर की दूरी पर बिंदु है, ठीक है, और ये क्या मीटर की दूरी पर है, ये 9 मीटर की दूरी पर बिंदु है, ठीक है। इसका नामकरण कर देते ए है, ये बी है, और ए बी तो कर ही चुके बेटा, इसको कर देते पी और क्यू कर देते हैं, ठीक है। एक मीनार के, ठीक है, 4 मीटर की दूरी पर स्थित 2 मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई पूरक कोण है। अभी बताते हैं पूरक क्या होता है। उन्नयन कोण बेटा दे दिए, एक दूसरे के पूरक कोण है, तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं, नामकरण तो हो ही गया, यानी कि पूरक कोण कौन से कोण होते हैं, पूरक कोण अगर दो एंगलों का योग, एंगल ऑफ मान लेते हैं पहला अल्फा दूसरा बीटा, अगर इन दोनों का योग सम ऑफ 2 एंगल्स अगर 90 डिग्री आ जाता है, सम ऑफ 2 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हम कह देते हैं दीज आर कंप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि पूरक कोण कह देते हैं। तो पूरक कोण क्या होता है, तो पूरक कोण क्या होता है, 2 कोणों का अगर योग 90 डिग्री हो तो हम कह देते हैं पूरक कोण है। तो अगर यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकाली जाए तो 90 माइनस में क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस में अल्फा हो जाएगा। तो अगर हम एक को अल्फा मान रहे हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस में अल्फा हो जाएगा, 90 माइनस में क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस में अल्फा हो जाएगा। तो कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई सिद्ध कीजिए कि 6 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, अगर वही बेटा 6 मीटर आ गई तो हमारी बात सिद्ध हो जाएगी। माना मीनार की ऊंचाई बराबर, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर मान लिया, कितना मान लिया बेटा, h मीटर, ठीक है। माना मीनार की ऊंचाई मान लिया हमने h मीटर, ठीक। अब बेटा सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज पी क्यू ए में, देखा बेटा पी क्यू ए लगा देंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर में बेटा क्या होता है, तो tan थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार। लंब बटे में क्या होता है, तो लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में क्या होता है, आधार। अब अपने पास बेटा लंब कितना है, तो लंब ये मान लिया था ना अभी, तो लंब है h, इसी को तो सिद्ध करना है कि कितना है बेटा, तो लंब हो गया h, 6 मीटर सिद्ध करना। आधार कितना हो गया 4, थीटा की वैल्यू कितनी, तो थीटा की वैल्यू है 90 माइनस में अल्फा, 90 माइनस में कितना है, अल्फा है। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, h बटे में 4 आ गया। बना लेते हैं समीकरण 1। अब त्रिभुज क्या करते हैं, ठीक बेटा, अब क्या करते हैं, अब हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू बी, पी एक मिनट नहीं, हाँ पी क्यू बी, पी क्यू बी में, पी क्यू बी में लगा देते हैं बेटा, पी क्यू बी में लगा देते हैं tan थीटा, क्या लगा देते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में क्या होता है बेटा, आधार होता है। अब हमको लंब पता, लंब है अपने पास h है, आधार है 9 मीटर, आधार कितना बेटा 9 मीटर, और थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू है अल्फा। बना लेते हैं समीकरण 2, बना लेते हैं समीकरण बेटा 2। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का गुणा करा देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या करा देंगे, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करा देंगे, ठीक है बेटा, करा के देखते हैं। तो LHS LHS में गुणा होगा, RHS RHS में गुणा होगा। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, कॉट अल्फा इंटू में tan अल्फा बराबर h बाई में 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई
h बाई में 9 हो जाएगा। अब बेटा कॉट अल्फा की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/10 अल्फा लिख सकते हैं, और ये 10 अल्फा ऑलरेडी था, h का h में मल्टीप्लाई h स्क्वायर, 9 चौको कितना हो गया, तो 9 चौको 36 हो जाएगा, 10 अल्फा से 10 अल्फा कट गया, h स्क्वायर बराबर में यहाँ पे क्या बचा बेटा, तो यहाँ पे बचा 1 बराबर में h स्क्वायर बटे में 36, तो h स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब h बराबर में क्या हो जाएगा, तो ये h स्क्वायर, ये कितने का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो h बराबर में हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा, h बराबर में कितना हो जाएगा, 6 मीटर। तो अतः अभीष्ट मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, तो अतः अभीष्ट मीनार की ऊंचाई आ जाएगी बेटा अपने पास 6 मीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अभीष्ट मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। यही तो बेटा हमको सिद्ध करना था, ये हमसे बोल रहा था कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो अतः अभी यही सिद्ध करना था, तो हेंस प्रूव्ड आ गया, क्योंकि बेटा बोल रहा था मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो मीनार की ऊंचाई है 6 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। ठीक बेटा, अब क्या होगा, तो अब होगा अपने पास क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, इन सवालों में कुछ है ज़्यादा नहीं, सबसे मस्ट है आपको डायग्राम को ड्रा करना। अगर इन सवालों में आपको डायग्राम ड्रा करना आ गया तो इन सवालों में कोई दिक्कत वाली बात होने वाली नहीं है। चलिए बेटा, जैसा कि आपको राइट साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक मीनार के पादबिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पादबिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार के पादबिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार के पादबिंदु से, ठीक है। सबसे पहले बनाते हैं एक मीनार, एक ये बना लेते हैं भवन, ठीक है। एक मीनार बना लेते हैं और एक क्या बना लेते हैं, तो एक भवन बना लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास मीनार है, क्या है, मीनार है। ये क्या है बेटा, अपने पास भवन है, ठीक है। ये भवन है, ये मीनार है, और ये क्या है बेटा, अपने पास भवन है, ठीक है। अब मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया, यही तो बोल रहा। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, क्योंकि बेटा नीचे से ऊपर देख रहा है तो उन्नयन कोण है 30 डिग्री देखा गया, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री देखा गया। इसके पाद बिंदु से 60 डिग्री देखा गया, दोनों का बॉटम ही होगा 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल, ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, इसको मान लेते हैं सबसे पहले x, कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं h। जो चीज़ हमको फाइंड आउट करनी होती है उसी को मान लेते हैं। तो माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर मान लिया। माना भवन की ऊंचाई कितनी मान ली, तो माना भवन की ऊंचाई मान ली हमने h मीटर, ठीक है। ये a है, ये b है, ये c है, और ये d है, ठीक बेटा। अब माना भवन की ऊंचाई हमने मान ली है h मीटर। माना भवन की ऊंचाई कितनी मान ली, h मीटर मान लिया। कितना मान लिया बेटा, h मीटर मान लिया, ठीक बेटा। अब माना भवन की ऊंचाई h मीटर। अब सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, बड़ा वाला त्रिभुज ले लेना है, त्रिभुज ABCD, त्रिभुज ABC में लगा देंगे बेटा tan थीटा। tan थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। अपने पास लंब कितना है, तो लंब है 50 और आधार है x, और थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। tan 60 का मान होता है √3, 50 बटे में क्या हो गया, x हो गया। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, तो 50 बटे में √3 हो जाएगा। बना लेते हैं समीकरण 1। अब tan 60 का मान होता है बेटा √3। अब क्या करेंगे, अब आप त्रिभुज ले लो
सी डी में, बी सी डी में लगा देंगे बेटा टेन थीटा। क्या लगा देंगे? टेन थीटा। लंब बटे में क्या हो गया? तो लंब बटे में हो गया आधार हो गया। लंब बटे में क्या हो गया? आधार हो गया। लंब अपने पास है h, आधार है कितना? x है, और थीटा की वैल्यू कितनी है? तो थीटा की वैल्यू है अपने पास, एक मिनट, हाँ थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, और टेन 30 का मान होता है 1/√3, h बटे में x हो गया। तो x बराबर में कितना हो गया? h√3 हो गया। इसको बना लिया समीकरण 2। अब दोनों के LHS बराबर है तो RHS भी क्या कर देंगे? तो RHS भी बराबर कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जब लिखेंगे तो देखो बेटा यहाँ पे 50/√3 बराबर h√3 है ना। अब ध्यान समझना, √3 का जब √3 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? तो 3h, √3 का √3 में गुणा होगा तो 3h बराबर में 50, और ये गुणा में तो कहाँ आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो 50 बटे में कितना आ जाएगा? 3, 50 बटे में 3 आ जाएगा। अब बेटा यही किसकी ऊंचाई हो गई? तो यही ऊंचाई हो गई भवन की, भवन की। तो अतः अभीष्ट ऊंचाई। अब आप चाहे भाग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन ये भी आंसर सही है। अभीष्ट ऊंचाई 50/3 मीटर हो गया। 50 बटे में कितना हो गया? तो 50 बटे में 3 मीटर हो गया। 50 बटे में कितने मीटर हो गया? तो 50 बटे में 3 मीटर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बेटा सबसे पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसको इरेज करते हैं और इसमें जो बचे हुए सवाल हैं उनका सभी का डिस्कशन करें। ठीक बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 22 क्या बोले हैं? एक चट्टान पर खड़ा है एक व्यक्ति 30 मीटर के अवनमन कोण पर एक नाव को देखता है। ठीक है, एक चट्टान पर खड़ा एक व्यक्ति, खड़ा कर दो यहां पे, खड़ा कर देते हैं। ये 30 मीटर का है बेटा। कितना है? 30 मीटर। एक चट्टान पर खड़ा एक व्यक्ति, ये बार बार लाइन सीधी टेढ़ी हो जा रही है। ठीक है, टेढ़ी ही हो रही है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं सीधी है। अब बेटा यहां पे कोई एक टॉप पे व्यक्ति खड़ा है, उसने एक नाव को देखा नदी में। ठीक है, अब यहां पे ये नदी है, मान लेते हैं अपने पास स्विमिंग पूल नहीं है, नदी है, रिवर। ठीक है, अब यहां पे एक नदी है। अब नदी में कोई नाव है, नदी में कोई क्या है बेटा? नाव है। ठीक है, अब नदी में पानी भरा होगा तभी नाव चल पाएगी। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आप मान लो ना सर जी वहाँ कीचड़ भरा हो, कीचड़ में भी चलने लगेगी, ऐसा होने वाला नहीं। ये रिवर है। अब ये जब नदी है, अब नदी में कोई एक नाव है, इस जगह पे है। अब मान लो हम यहाँ पे बैठे, इस जगह पे टॉप पे बैठे, हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं। ऊपर से किधर की ओर देख रहे हैं? तो ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं। तो भैया जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। जब हमने ऊपर से नीचे की ओर देखा तो हमें एक कोण प्राप्त हुआ, उस कोण का नाम हमने दिया अवनमन कोण। अब वो कितना डिग्री हुआ? 30 डिग्री, क्योंकि टॉप से कहाँ देख रहा है बेटा? डाउन पे देख रहा है। टॉप से किधर की ओर देख रहा है? डाउन की ओर देख रहा है। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि बेटा एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? अवनमन कोण पर एक नाव को देखता है जो एक समान गति से पर्यवेक्षक के ठीक, पर्यवेक्षक का मतलब ऑब्जर्व, जैसा कि मैं ऑब्जर्व कर रहा था वहां पे बैठ के चट्टान के ऊपर
के ठीक नीचे स्थित किसी बिंदु की ओर किनारे की ओर आ रही है। 6 मिनट बाद नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। 6 मिनट बाद, आफ्टर, यहां पे हम अच्छे से लिखेंगे आफ्टर 6 मिनट, 6 मिनट पश्चात, 6 मिनट पश्चात नाव का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री से कितना हो गया, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। 30 डिग्री से कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो कह रहे हैं अब इसको कितना और समय लगेगा कि ये नाव मीनार की कितना है, हाँ, यहां से नाव को किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, समझते हैं। एक सवाल ऐसा हम कर चुके हैं, ए बी सी डी। अब ये देख लेते हैं दोबारा वाला भी, पर्यवेक्षक के ठीक स्थित हो और किनारे की ओर आ रही, 6 मिनट पश्चात इसका अवनमन कोण, अवनमन ही कोण है, तो ये कितने डिग्री हो जाता है, तो ये हो जाता है 60 डिग्री। अब ये भी जेड की आकृति बन रही, तो ये भी क्या हो गया बेटा, 60 हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये वाली दूरी को मान ले रहे हैं हम x। कितना माने ले रहे हैं, x। तो आगे वाली दूरी कितनी हो जाएगी, तो आगे वाली दूरी हो जाएगी y हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल पता है दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगा। x प्लस कितना हो जाएगा, तो ये x प्लस वाई हो जाएगी। दूरी कितनी हो जाएगी अपने पास, x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब जब x प्लस वाई हो गया तो बिल्कुल बहुत टिपिकल सवाल नहीं है, समझ गए ना, तो फिर कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे जो पूछ रहा है, जो पूछता है हम उसको मान लेते हैं। माना मीनार को किनारे तक पहुँचने में लगा समय हम मान लेते हैं t लगेगा। इसको कितना समय लगेगा, t। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22 था। अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, अब आप सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। अब लगाएंगे यहाँ पे टेन थीटा। क्या लगाएंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। अपने पास लंब कितना है, तो लंब मान लेते हैं ये h है। लंब कितना है, h है। ठीक है, h हो गया। आधार कितना हो गया, तो आधार x हो गया। और थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है, तो थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। और टेन 60 का मान होता है √3। h बटे में क्या हो गया, x हो गया। तो x बराबर में क्या हो गया, h बटे में √3 हो गया। बना लिया समीकरण 1। मतलब हमें ये तो पता चल गया कि जब इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हुआ था ना, और उसको नाव तक किनारे तक पहुंचने में जो दूरी थी वो दूरी x बराबर में थी h बटे में √3 थी। अब बड़का वाला त्रिभुज ले लेंगे, यानी कि त्रिभुज ABD ले लेंगे। ABD में लगा देंगे टेन थीटा। तो ABD में जब टेन थीटा लगाएंगे, ABD में क्या लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे। तो टेन थीटा बराबर में क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है बेटा, आधार होता है। अब हमको लंब पता है, तो लंब है अपने पास h है। लंब कितना है बेटा, h है। आधार पता है, आधार टोटल है x प्लस वाई है। x प्लस में क्या है, y है। और थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू है अपने पास 30 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है, तो tan 30 डिग्री बराबर में हो गया h बटे में x प्लस वाई हो गया। ठीक, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1 बटे में √3, h बटे में हो गया x प्लस में y हो गया। तो क्या हुआ अपने पास, x प्लस वाई बराबर हो गया h √3 हो गया। अब यहाँ से अगर हम y का मान निकाल लें, तो h √3 और माइनस में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा, x। अब ये हमें पता चल गई, इसको बना लेते हैं समीकरण 2। अब ध्यान समझना बेटा, जब पर्यवेक्षक ने नाव को देखा तो यहां पे एक नाव थी। क्या थी, नाव। अब जब उसने नाव को देखा तो नाव को देखने के पश्चात उसकी आंख ने 30 डिग्री का अवनमन कोणांकित करा। तो जब नाव का उन्नयन कोण 30 से 60 हुआ ना, तो उसके बीच की दूरी y थी। हमें समय पता है
क्योंकि वो एक समान चाल से तय कर रही थी। तो जब हमको डी से सी तक जाने में समय पता है, डी से सी तक के बीच की दूरी पता है, तो क्या बेटा हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसकी चाल निकाल लें, क्योंकि चाल बराबर में होता है दूरी बटे में समय होता है। दूरी बटे में क्या होता है? समय होता है। दूरी कितना है? तो दूरी है h√3 और माइनस में x, और समय अपने पास कितना है? समय तो अपने पास है 6 मिनट। समय कितना है? 6 मिनट। ये चाल आ गई, यानी कि स्पीड आ गई। क्या आ गई बेटा? स्पीड आ गई। ठीक है, अब हमें इतना तो पता चल गया, मीटर प्रति सेकेंड मान लेते हैं, या क्या था दूरी? तो हाँ, मीटर प्रति सेकेंड मान लो, मीटर या किलोमीटर प्रति मिनट मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। किलोमीटर प्रति मिनट मान सकते हैं या इकाई प्रति मिनट मान सकते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया। अब यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करें, क्योंकि ये नाव यहां से यहां तक तो 60 डिग्री, अब ये एक समान चाल से ही पर्यवेक्षक की ओर चल रही है, तो उसको किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो अब हमें नाव की चाल पता चल गई, दूरी पता है, तो अब हम समय निकाल लेते हैं। समय निकालते हैं तो समय बराबर में क्या होता है? तो समय बराबर में होता है दूरी बटे में चाल। दूरी बटे में कितना होता है? चाल होता है। दूरी बटे में कितना होता है? चाल। दूरी अपने पास कितनी है? तो दूरी है x और चाल है s, और समय कितना है? तो समय उसी को तो माना था t, और t ही तो निकालना है। तो x की वैल्यू कितनी है? तो x की वैल्यू है h√3 है, h√3 है। ठीक है, स्पीड कितनी है? तो स्पीड है बेटा, रखो यहाँ पे h√3 और माइनस में x, और बटे में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अंदर अंदर का गुणा होगा, बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 6h हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 3h हो जाएगा। 3h, क्योंकि √3 का जब √3 गुणा हो तो 3h, और माइनस में x√3 हो जाएगा, x√3 हो जाएगा। अब 6h बाई में 3h माइनस में x की वैल्यू आपको पता है? x की वैल्यू देखो बेटा, तो x की वैल्यू है h√3, h√3, और √3 ऑलरेडी था, तो √3 से √3 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। √3 से √3 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो √3 से √3 क्या हो गया बेटा? कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब जब √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा अपने पास? 6h बचा, और यहां पे देखेंगे तो 3h में एक h घटाएंगे, तो 3h में एक h घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास? 2h, h से h कैंसिल आउट हो गया, 2 एकम 2, 2 तियां कितना हो गया? 6, 2 तियां 6। ठीक है, 3। तो इसको कितना समय लग रहा है? 3 मिनट का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है बेटा? 3 मिनट का समय लग रहा है, यानी कि नाव को किनारे तक पहुंचने में लगा जो समय है वो कितना है? 3 मिनट का है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अभीष्ट समय, अभीष्ट मतलब होता है पूछा गया समय, अतः अभीष्ट समय कितना हो गया? तो अतः अभीष्ट समय हो गया 3 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया बेटा। अब अतः अभीष्ट समय हो गया 3 मिनट। बेटा इसी टाइप का एक सवाल हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था? तो क्वेश्चन नंबर था अपने पास, क्वेश्चन नंबर था 15 नंबर। क्या था बेटा? 15। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 हूबहू था, बस उसमें उन्नयन कोण दिया था। यहाँ पे समय 4 मिनट का लग रहा था, तो उसका आंसर 2 मिनट आया था। अब यहाँ पे समय 6 मिनट लग रहा है, तो इसका आंसर कितना आया? 3 मिनट आ गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 23 है अपने पास, एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया, एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक थी। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक सबसे पहले क्या करते हैं? एक समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार, ठीक है, एक समतल भूमि पर एक मीनार को खड़ी करते हैं। इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक हम क्या खड़ी करते हैं? मीनार। समतल भूमि पर एक मीनार को खड़ा करते हैं, ठीक है। समतल भूमि पर एक मीनार खड़ी कर देते हैं। अब क्या बताया जा रहा है? एक समतल भूमि पर एक खड़ी मीनार की छाया की लंबाई,
मीनार की छाया की लंबाई, ठीक है, मीनार की छाया की लंबाई एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक थी। एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था उस समय लंबाई से 50 मीटर अधिक थी। मीनार की छाया से 50 मीटर अधिक थी, ठीक है। तो ये उन्नयन कोण कितने डिग्री हो गया? तो उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री। तो इस समय एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया, मीनार की जो छाया थी एक्चुअल में बन रही थी, वो क्या हुआ था? उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक थी। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण कितना था? सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो गया? तो सूर्य का उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक मीनार है। अब इस मीनार को समझेंगे ध्यान से। एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा रिवर्स ढंग से पीछे से समझना स्टार्ट करेंगे इसको। मान लेते जब मीनार की ऊंचाई कितनी थी? h मीटर। माना मीनार की ऊंचाई कितनी थी? h मीटर। तो इसकी जो परछाई उन्नयन कोण बन रहा था वो 30 डिग्री का, 60 डिग्री का बन रहा था। कितनी डिग्री? तो इसकी परछाई कितना हुआ? तो परछाई हो गई x मीटर हो गई। परछाई कितनी हो गई बेटा? x मीटर हो गई। लेकिन ये आपसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि जब इसका सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, उल्टा बोले, पहले 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो जब 30 से 60 डिग्री हो जाता है तो ये वाली जो परछाई है ना, शैडो की लंबाई है, वो पहले वाली लंबाई के 50 मीटर अधिक हो जाती है। कितनी हो जाती है बेटा? 50 मीटर अधिक। तो कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, डायग्राम बन, अब मीनार की ऊंचाई आप ज्ञात कर लेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। फिर से समझो, इसका रिवर्स ढंग से सवाल समझो आप। जब इसकी ऊंचाई मीनार की h मीटर थी, मीनार की ऊंचाई h मीटर थी, तो ऊंचाई जब h मीटर थी तब इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री था और इसकी परछाई x थी। जैसे इसका उन्नयन कोण 30 से 60 कन्वर्ट हुआ, नहीं रिवर्स में जाओ, 60 से 30 में आए, 60 से 30 में आए, तो जब इसका कोण रिड्यूस हुआ तो इसकी परछाई बढ़ी। अब परछाई कितनी हो गई? x प्लस 50 मीटर हो गया। पहले वाली परछाई से 50 मीटर अधिक बढ़ गई। तो बेटा इस समय मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई मान लिया हमने h मीटर। कितना मान लिया? h मीटर मान लिया। ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर मान ली। अब क्या करते हैं? कुछ नहीं भैया, त्रिभुज ले लो आप। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लगा दो tan थीटा। तो tan थीटा बराबर में क्या होता है? तो tan थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में कितना होता है? आधार। लंब कितना अपने पास? h है। आधार कितना है? x। थीटा की वैल्यू कितनी है? तो थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री और tan 60 का मान होता है √3। tan 60 का मान क्या होता है? √3। x बराबर में क्या हो जाएगा? तो x बराबर में हो जाएगा h √3। बना लेते हैं समीकरण 1। अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में लगा देते हैं tan थीटा। लंब बटे में क्या हो जाएगा? तो लंब बटे में हो जाएगा आधार। लंब बटे में क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा।
अपने पास लंब कितना है, तो अपने पास लंब है h, आधार कितना है, तो आधार है x प्लस 50, x प्लस में कितना है 50, और थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू है अपने पास 30 डिग्री। और tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 h बटे में x प्लस में 50 हो गया। ठीक है, तो अब x प्लस में 50 हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब अपने पास सिंपल सी बात ये है, x प्लस में 50 बराबर में हो जाएगा क्या, x प्लस में 50 बराबर में हो जाएगा h√3 हो जाएगा, h रूट में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकाल लो, तो x बराबर में हो जाएगा h√3 और माइनस में क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसको बना लेते हैं समीकरण 2। अब दोनों के LHS बराबर हैं तो RHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 दिख रहा है क्या आपको, समीकरण 1 ये है h बटे में √3 है, और ये क्या है h√3 माइनस में 50। अब √3 का मल्टीप्लाई करा दो, तो h में √3 का जब √3 में गुणा हुआ तो 3h हुआ, और माइनस में 50 रूट में क्या हो गया 3 हो गया। ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3h माइनस का 50√3 हो गया। अब यहाँ पे माइनस का 2h बचा, और इधर बचा माइनस का 50√3, माइनस से माइनस खत्म, 2 एकम 2 और 5m 25 हो गया। h बराबर में कितना हो गया, तो h बराबर में हो गया 25√3 मीटर हो गया। यानी कि मीनार की जो ऊंचाई आ गई, वो मीनार की ऊंचाई अपनी आ गई 25√3। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अभीष्ट ऊंचाई बराबर में कितना आ गया, तो अभीष्ट ऊंचाई बराबर में आ गया 25√3 मीटर आ गया, 25√3 मीटर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक बेटा, अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 36 तल के एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। उन्नयन कोण कितनी डिग्री देखा गया, 30 डिग्री देखा गया। क्या बताया, फिर समझो। 36 तल के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है, ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री देखा गया। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु O से भवन पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। 36 तल के एक बिंदु O से, 36 तल के एक बिंदु O से, ठीक है, 36 तल के एक बिंदु O से एक यहाँ पे अपने पास मीनार है। क्या है, मीनार है। अब ये मीनार है, अब ये 36 तल के एक बिंदु O से, अब ये यहाँ पे क्या है बेटा, अपने पास मीनार है। अब जब ये मीनार है, फिर समझते हैं, 36 तल के एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री देखा गया, 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री देखा गया उन्नयन कोण। अब आपसे बोले ये बिंदु O है, ये याद रखना। फिर बोले भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है, भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है। ठीक है, यहां पे एक ध्वज लगा है। ठीक है, अब यहां पे जब एक ध्वज लगा है तो उसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु O से भवन के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, इसको यहां से मिला दो। तो इसकी उन्नयन कोण की माप कितनी डिग्री देखी गई, 45 डिग्री, क्योंकि बेटा नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। ये दूरी हमको चाहिए, ये दूरी मान लिया है x हमने मान लिया, और ध्वज दंड की लंबाई मान ली हमने h मान लिया। नामकरण करते हैं, ये A है, ये B है, ये C है,
ठीक, यहाँ पे लिखते हैं माना ध्वज दंड की लंबाई बराबर में x मीटर मान लिया। कितना मान लिया? x मीटर। नहीं, ध्वज दंड की लंबाई x मीटर नहीं h मीटर मान लिया। ठीक है, तथा बिंदु O से पाद बिंदु की दूरी हमने मान लिया x मीटर। कितना मान लिया? x मीटर। ठीक है, अब जब x मीटर मान लिया तो अब कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले आप छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज BCO में लगा देंगे tan थीटा। क्या लगा देंगे? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है? आधार होता है। अब लंब अपने पास, ये देखो पहली बात तो ये ध्यान समझेंगे, ये पूरा जब ले लेंगे त्रिभुज बड़ा वाला तो ये हो जाएगा h प्लस में 20 मीटर हो जाएगा। h प्लस में कितना हो जाएगा? तो h प्लस में 20 मीटर हो जाएगा। तो लंब अपने पास कितना है? तो लंब है h प्लस 20। आधार कितना है? तो आधार है x। थीटा की वैल्यू कितनी है? तो थीटा की वैल्यू है अपने पास 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। छोटा वाला तो बुझ लिया, BCO में ले लो बेटा। तो जब tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3। 1 मिनट, इसकी तो हाइट 20 है ना, तो 20 बटे में x। तो x बराबर में कितना हो जाएगा? तो x बराबर में अपने पास आ गया, x बराबर में आ गया 20√3 मीटर आ गया। ये तो बेटा बिंदु O से पाद बिंदु के बीच की दूरी आ गई। अब क्या करते हैं? तो अब बेटा सिंपल सा काम यही है कि अब आप बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हो। क्या ले लेते हैं बेटा? बड़ा वाला। AB नहीं, ACO में लगा देंगे tan थीटा। क्या लगा देंगे? tan थीटा। tan थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है? आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है? आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है? आधार होता है। ठीक, अब लंब बटे में आधार होता तो लंब अपने पास है बेटा h प्लस 20 है। h प्लस में क्या है? तो h प्लस में 20 है। अब यहाँ पे थीटा है, आधार कितना है? x है, और थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। 45 डिग्री। tan 45 का मान होता है 1, तो क्या हो जाएगा? h प्लस में 20 और y में क्या हो जाएगा? x। तो x बराबर में हो जाएगा h प्लस में 20 और x की वैल्यू हमको पहले ही पता है, तो x की वैल्यू हमने निकाल लिया था 20√3। 20√3 h प्लस में क्या हो गया? तो h प्लस में 20 हो गया। तो h की वैल्यू कितनी हो गई? तो h की वैल्यू हो गई 20√3 और माइनस में 20, तो h बराबर में आ गया 20। कॉमन करते हैं तो √3 माइनस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब h बराबर में क्या हो जाएगा? तो h बराबर में हो जाएगा 20 ब्रैकेट में √3 माइनस में 1 मीटर हो जाएगा। अब बेटा ये जो ध्वज दंड की लंबाई है, ध्वज दंड की जो लंबाई है उसको हमने माना था h। तो ध्वज दंड की लंबाई आ गया 20 ब्रैकेट में √3 माइनस में 1। और बेटा यहाँ पे पाद बिंदु से और बिंदु O के बीच की दूरी आ गई 20√3, जो कि बेटा पाद बिंदु से O के बीच की दूरी। यही दोनों चीज़ें हमसे क्वेश्चन में पूछे थे बेटा। यही दोनों चीज़ें हमने ज्ञात कर ली, ध्वजदंड की लंबाई, पाद बिंदु से O के बीच की दूरी, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 24 है। अब बेटा यहाँ पे जगह नहीं बची, तो अगला नेक्स्ट स्लाइड में हम बेटा क्वेश्चन नंबर 25 को समझेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद करते हैं जितने भी अभी तक हमने सवाल पढ़ाए वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बेटा हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 25। अब इसको हम इरेज किए दे रहे हैं। ठीक बेटा, ये इस एक्सरसाइज यानी 9A का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, समझेंगे। अच्छा सा सवाल है बेटा, ये 2025 में बीजीएस स्टेट में पूछा गया है। ये जो लास्ट के 3 सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, 25,
ये बेटा इसी साल नए सवाल आए हुए हैं, ठीक है, और इसी साल पूछे भी गए। एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः दे दिए। ध्यान समझेंगे। एक मान लेते हैं ये नदी है, क्या है अपने पास, नदी है, एक ही सवाल, जगह अपने पास पर्याप्त है। अब ये नदी है, अब ये नदी है तो नदी में दो किनारे होंगे, ये पानी है, ठीक है। अब नदी है, अब इस नदी में सम्मुख दो कोण दिए हैं, उन्नयन कोण दे रहे हैं हमको, क्या दे रखे हैं, उन्नयन कोण, अवनमन कोण दे रखे हैं, यानी कि 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो, यदि पुल की ऊंचाई यहां से मान लेते हैं, ये पुल की ऊंचाई कितनी है, 4.5 मीटर की ऊंचाई पर, पुल की ऊंचाई कितनी है, 4.5 मीटर है, ठीक है। अब इन किनारों के अवनमन कोण आपको क्रमशः दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं बेटा, अवनमन कोण, इसको यहां से मिला दो, अवनमन कोण क्रमशः दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं बेटा, अवनमन कोण। अब अवनमन कोण क्रमशः हमको दे रखे हैं, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, नदी की क्या ज्ञात कीजिए, चौड़ाई। तो ये वाली दूरी हम मान लेते हैं x है, इतनी दूरी, ये दूरी हम मान लेते हैं x है, आगे वाली दूरी को हम क्या मान लेते हैं, तो आगे वाली दूरी को मान लेते हैं y है। अवनमन कोण आपको क्रमशः दे रखे हैं 30 डिग्री, ये मान लेते हैं 30 डिग्री, तो ये भी कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये मान लेते हैं 45 डिग्री है, कितने डिग्री है, 45 डिग्री, तो ये भी कितने डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, 45 डिग्री हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो माना नदी की चौड़ाई, माना नदी की चौड़ाई बराबर में x मान लिया, x प्लस वाई मान लिया, कितना मान लिया, x प्लस वाई मीटर, ठीक है। अब कोई नहीं, x और y का मान निकाल के बस ऐड कर देना बेटा, आपको नामकरण कर देते हैं, ये a है, ये b है, ये c है, और ये क्या है बेटा, d है। त्रिभुज a b c में ले लेते हैं, tan थीटा लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं बेटा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। लंब कितना है, तो लंब है अपने पास 4.5 है, आधार कितना है, तो आधार है x, और थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, 4.5 अब y में x होता है, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, तो x बराबर में हो जाएगा 4.5√3। इसको बना लेते हैं समीकरण 1। अब बेटा ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC तो ले चुके हैं, अब ले लेते हैं ACD में लगा देते हैं tan थीटा। तो tan थीटा बराबर में क्या होता है, तो tan थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में क्या होता है बेटा, आधार होता है। अब लंब अपने पास देखो ध्यान से कितना है, तो लंब है अपने पास 4.5, आधार कितना है, तो आधार है y, और थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू है 45, और tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान होता है, tan 45 का मान होता है 1, तो y बराबर में कितना हो जाएगा, तो y बराबर में हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, समीकरण 1 में 2 को क्या कर देना है, तो 1 में 2 को जोड़ देना। समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे बेटा, तो क्योंकि हमको x प्लस वाई का मान चाहिए था ना बेटा, तो x प्लस वाई बराबर, तो x प्लस वाई बराबर में 4.5√3, अब प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 4.5 कॉमन कर लेंगे, √3 + 1 आ जाएगा। अब बेटा √3 का तब तक आपको मान नहीं रखना है जब तक आपको √3 की वैल्यू ना दी हो क्वेश्चन में। आपको पता है, अच्छी बात है, √3 की जो वैल्यू होती है अपनी, वो √3 की वैल्यू क्या होती है, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, और √2 का जो मान होता है वो होता है 1.414 होता है। ठीक बेटा, आपको पता है, लेकिन आपको तब तक वैल्यू नहीं रखनी है जब तक कि आपको क्वेश्चन में दिए ना हो। ठीक बेटा, अतः अभीष्ट
दूरी, अतः अभीष्ट दूरी कितना आ गया 4.5 और ब्रैकेट में लिख देंगे √3 + 1 मीटर आ जाएगा, √3 + 1 मीटर आ गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बेटा ये जो लेक्चर नंबर 18 है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।